हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे लोकतांत्रिक राजनीति का। और ये चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे संघवाद को। संघवाद में आप देख सकते हैं परिभाषा, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है, तो इसको कहते हैं संघवाद। यानी संघवाद क्या है? संघवाद आपकी किसी भी लोकतांत्रिक देश में अप्लाई होता है। अब इसमें इसके स्तर क्या होते हैं? यानी संघवाद किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर संघवाद को अपनाया जाता है तो उसके स्तर कौन से होते हैं? तो स्तर होते हैं, वैसे तो आमतौर पर द्विस्तरीय प्रणाली होती है, लेकिन कुछ देशों में एक स्तर भी होता है और जिसमें पूरे देश के लिए सिर्फ एक ही सरकार काम करती है। द्विस्तरीय में क्या होता है? 2 स्तर पे काम करती है सरकार। वो पहला स्तर होता है राष्ट्रीय स्तर, दूसरा होता है राज्य या प्रांतीय स्तर। और कुछ देशों में जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से 3 स्तर भी हो जाते हैं। यानी पहला स्तर हो गया केंद्रीय स्तर, उसके नीचे हो गया राज्य या प्रांत स्तर, तीसरा हो गया स्थानीय स्तर। सत्ता के स्तर की जो सरकारें होती हैं वो अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर ही अपना काम करती हैं। तो इसमें हम एकात्मक शासन व्यवस्था किसको कहते हैं? जो एक ही स्तर की होती है, एकात्मक, और उसमें बाकी इकाइयाँ उसके अधीन रहती हैं। जैसे प्रांतीय स्थानीय सरकार जो होती हैं वो उसके अधीन रहकर काम करती हैं। और ये जो केंद्र स्तर की सरकार होती है, मतलब जो एक ही स्तर होता है, वही टॉप मोस्ट होता है और वो इनको अपने अंडर काम करवाता है और इनको आदेश दे सकता है। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक स्तर होता है, जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास आदेश नहीं दे सकती। इसमें राज्य सरकार के पास अपनी खुद की शक्तियाँ होती हैं, जिसके लिए वे केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती। तो ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। अब बात करते हैं हम संघीय शासन की विशेषताएं। यानी संघीय शासन होता क्या है, उसकी विशेषताएं हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी देश में संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है? तो सबसे पहली पहचान क्या है इसकी कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। हर स्तर पर सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। यानी नागरिक समूह तो एक ही है, वही इंसान है जिसपे राज्य सरकार भी शासन कर रही है और जिसपे केंद्र सरकार भी शासन कर रही है। लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यानी राज्य स्तर पे अलग उनका अधिकार क्षेत्र होता है और केंद्र स्तर पे अलग अधिकार क्षेत्र होता है। इसमें हर स्तर की सरकार का अधिकार क्षेत्र किसमें वर्णित है? संविधान में। यानी अधिकार क्षेत्र जो है राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र कितना रहेगा वो संविधान में ऑलरेडी बताया जा चुका है। संविधान में मौलिक प्रावधानों को अकेले नहीं बदला जा सकता। अदालतों को संविधान की व्याख्या करने का भी अधिकार है, लेकिन अगर राज्य स्तर और केंद्र स्तर की सरकार के बीच में किसी भी प्रकार का कोई विवाद की स्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय ही निर्णायक की भूमिका निभाता है, यानी वही फैसला लेता है। वित्तीय स्वायत्तता, यानी जो वित्तीय लेन देन के मामले हैं, वित्त व्यवस्था जो है उसको निश्चित करने के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए, यानी कर लगाने के। इसके अलावा संघीय व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। जो संघीय शासन व्यवस्था बनाई गई है उसके उद्देश्य 2 हैं। एक तो देश की एकता और सुरक्षा को बनाए रखना और उसको बढ़ावा देना, यानी देश की एकता की सुरक्षा करना और उसको बढ़ावा देना। दूसरा है क्षेत्रीय विविधताओं को का पूरा सम्मान करना। यानी जो विविधता है, भाई अलग अलग राज्य हैं, आप जानते हो, कहीं पे कोई भाषा बोली जाती है, कहीं पे कोई संस्कृति है, तो उनको सबको सम्मान देना। फिर एक आदर्श संघीय व्यवस्था के क्या गुण होते हैं? मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्था जो है एक्चुअल में बहुत आदर्श है, आइडियल है? तो विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। एक दूसरे पर भरोसा, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार पे भरोसा करे और राज्य सरकार भी केंद्र सरकार पे पूरा भरोसा रखे। संघीय व्यवस्था के तरीके क्या हैं? यानी किसी भी देश के, किसी भी लोकतांत्रिक देश में संघीय व्यवस्था को अपनाने के लिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। यानी संघीय व्यवस्था ये दोनों ही, लेकिन दोनों को अलग अलग नाम से पुकारा जा सकता है। एक होता है साथ आकर संघ बनाना। ये बच्चे जो स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, लेकिन वो एक दूसरे को सपोर्ट करके अपने आप को एक बड़ी इकाई के रूप में गठित करना चाहते हैं। इससे क्या होगा, वो वैसे तो स्वतंत्र हैं, अलग अलग देश हैं, उनकी अपनी पहचान है, अपनी संप्रभुता है और अलग अलग पहचान भी बनाए रखते हैं, लेकिन वो एकजुट होके बड़ी इकाई के रूप में बन जाते हैं। तो इसको कहते हैं साथ आकर संघ बनाना।
और इसके एग्जाम्पल हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। वहीं दूसरा तरीका है संघीय शासन व्यवस्था को बनाने का, साथ लेकर संघ बनाना। साथ लेकर संघ बनाने का मतलब क्या होता है, जब कोई देश बहुत बड़ा है तो वो अपनी आंतरिक विविधता, जैसे हमारा देश है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा, संस्कृति और कल्चर है, तो उसको ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन कर दिया, अलग अलग राज्य बना दिए और इन्हीं राज्यों को एकजुट बनाए रखना है, यानी केंद्र और राज्य स्तर पर सत्ता का बंटवारा कर दिया। ठीक है, तो ऐसे में एग्जाम्पल क्या है, भारत, बेल्जियम आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही चुके हो, सत्ता की साझेदारी किस तरीके से थी, और स्पेन। तो ये संघीय शासन व्यवस्था का कौन सा तरीका अपनाया इन्होंने, साथ लेकर संघ बनाना, और ये क्या है, साथ आकर। ठीक है, आकर और ये लेकर, क्योंकि ये एक ही राष्ट्र में होता है, ये विभिन्न राष्ट्र अलग अलग आके साथ आते हैं और ये एक ही राष्ट्र के अंदरूनी आंतरिक इकाइयों को मिलाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका भारत। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत में संघीय व्यवस्था है, तो और भारत में कौन सी संघीय व्यवस्था है, साथ आकर। अब इसमें बेल्जियम और श्रीलंका की तरह भारत भी विविधताओं से भरा देश है, क्योंकि ये भारत एक राष्ट्र में आंतरिक विविधताओं को इसने बनाया है। और विविधताएं तो हैं ही, यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग क्षेत्रों में लोगों का आवास है, यानी वो रहते हैं। तो ऐसे में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ गई। क्यों? क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो वो क्या था, रक्त रंजित विभाजन भी हुआ था। जब हम भारत आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया, यानी रक्त रंजित, यानी बहुत मारधाड़ मची थी। तो उसके बाद हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन किए थे, उनको मिलाया था, एकजुट किया था भारत को बनाने के लिए। फिर भारतीय संविधान जो बनाया गया उसमें इन्हीं राज्यों का संघ घोषित कर दिया, क्योंकि राज्यों को एकजुट कर लिया गया। तो ऐसे में संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। शुरुआत में हमारी संघीय शासन व्यवस्था में सिर्फ 2 स्तर की सरकार बनाई गई थी। पहला स्तर क्या था, जो टॉप मोस्ट है, वो है संघ सरकार कहा गया इसको, या केंद्र सरकार कह सकते हैं, इंग्लिश में आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो होता है पीएम। फिर दूसरा स्तर था राज्य सरकार। आप जानते हो आज की डेट में हमारे 28 राज्य हैं, तो इन 28 राज्यों में अलग अलग राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं। फिर उसके बाद तीसरा स्तर भी जोड़ा गया, जिसे पंचायत, ग्रामीण क्षेत्रों में इसको पंचायत कहा जाता है और नगर पालिका कहा जाता है शहरी क्षेत्रों में। हालांकि इस स्तर को कहा गया है स्थानीय स्तर की सरकार। ठीक है, ये तीसरा स्तर था। जैसे आपको पता है, हमने सत्ता की साझेदारी में पढ़ा था कि बेल्जियम का तीसरा स्तर कौन सा है, सामुदायिक सरकार। ठीक है, अब फिर संविधान में स्पष्ट रूप से इनके अधिकार क्षेत्र बांटे गए। तो इन विधायी होता है कानून, कानूनी तौर पे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकार के 3 हिस्से करे, ताकि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो इनको सूचियों के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला है आपका संघ सूची। संघ सूची में कौन कौन से मामले आते हैं, वो आते हैं प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, जो इसमें पूरे देश के लिए एक ही तरह की नीतियां बनाई जाती हैं। पूरा देश में उन्हीं नीतियों का पालन होगा और कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, संघ सूची। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, ये आते हैं पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। इसमें ये होते हैं प्रांतीय और स्थानीय विषय के मुद्दे होते हैं, और इसमें राज्य सरकार के पास ही इसके कानून बनाने का अधिकार होता है। फिर उसके बाद है आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद, ये वाले मुद्दे आते हैं। कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को होता है। कानूनों के अगर टकराव हो कानून बनाने के लिए, तो इसमें आप अधिकार किसको दे रहे हैं, यहाँ पे अधिकार दिया गया है केंद्र सरकार को। फिर एक है बच्चे बाकी बचे विषय। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि उस समय जब ये सूची बनी थी उस समय ये स्थिति उत्पन्न नहीं थी, इसीलिए सिर्फ 3 ही सूचियाँ बनाई गई थी। और बाद में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे जब विषय आए तो वो केंद्र सरकार के पास ही इसका अधिकार क्षेत्र हो गया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो संघीय व्यवस्था कैसे चलेगी, लोकतांत्रिक राजनीति का चरित्र
सबसे पहली चीज़ तो ये कि लोकतांत्रिक राजनीति का चरित्र ही क्या है, संघीय व्यवस्था। अब भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, भाषाई आधार पे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पे किया गया। हालांकि जब देश आज़ाद हुआ था तो ये सबसे बड़ा एक विवाद का विषय बन गया था कि भाषाई आधार पे अगर हम इनको अलग अलग कर देंगे तो फिर देश के टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन आज भी आप देख रहे हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरा है संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयता के आधार पे भी राज्यों का बंटवारा हो गया। उसमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य बने थे। भाषा नीति बनाई गई। आप जानते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन इसको राजभाषा के अलावा इसको डिक्लेयर इसके साथ 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, यानी हमारे संविधान में इनको सूचीबद्ध किया गया है। यानी हिंदी के साथ अलावा, हिंदी को अगर हम इंक्लूड कर लें तो 22 भाषाएं हैं, और हिंदी को अगर हम अलग से रखेंगे तो 21 भाषाओं को भाषा नीति में भाषा का दर्जा दिया गया। ये भाषाएं हैं जो कि अपनाई गई हैं। फिर उसके बाद है केंद्र राज्य संबंध कैसे थे। ये मैं आपको बता रही हूँ कि संघीय व्यवस्था चलती कैसे है। पहले तो भाषा के आधार पर राज्य बना दिए गए, भाषा नीतियाँ बनाई गई। फिर केंद्र और राज्य के संबंध की अगर मैं बात करूँ तो केंद्र सरकार से के पास शक्तियाँ हैं, वो अपने काम संभाल रही हैं, राज्य सरकार के पास शक्तियाँ, वो अपने काम संभाल रही हैं। तो ऐसे में यहाँ पे हमारे पास 1990 के बाद अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, क्योंकि जब सरकार बनाने के लिए पार्टीज आईं तो अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दल बनने लगे। क्योंकि राजनीतिक दलों की अगर मैं बात करूं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो ये वो बात हो रही है। तो अब जब अलग अलग क्षेत्रीय दल बनने लगे तो गठबंधन की सरकार की शुरुआत भी उसी समय हो गई थी। अब बात आ रही है भारत में विकेंद्रीकरण। तो सबसे पहले तो हमें विकेंद्रीकरण को समझना पड़ेगा कि विकेंद्रीकरण होता क्या है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कुछ, यानी केंद्र और राज्य सरकार से कुछ शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि तीसरे स्तर की सरकार बनी, जिसको कि हमने क्या कहा, स्थानीय सरकार। तो ऐसे में उन्हें कुछ शक्तियां भी देनी पड़ेंगी काम करने के लिए। तो विकेंद्रीकरण की दिशा में 1992 में संविधान में संशोधन किया गया था। संशोधन का मतलब होता है बदलाव। तो ऐसे में इस व्यवस्था के लिए तीसरे स्तर यानी स्थानीय स्तर की सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। तो ऐसे में क्या किया गया, सबसे पहले तो स्थानीय स्वशासी निकायों में नियमित चुनाव का फैसला किया गया। भाई वहाँ पे भी चुनाव होंगे, और आप जानते हैं हर 5 साल में चुनाव होते हैं। एससीज और एसटीज़ के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। 1/3 पदों पर महिलाओं के लिए भी आरक्षण कर दिया गया, यानी उन पदों पर महिलाएं ही आके चुनाव लड़ सकती हैं। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन कर दिया गया। फिर इसके बाद है राजस्व और कुछ अधिकार स्थानीय स्वशासी निकायों को देने ज़रूरी हो गए, यानी राजस्व यानी एक तरीके का कर। ये किसके लिए कि राज्य सरकार जो राजस्व कर वगैरह प्राप्त करती है और कुछ अधिकार वो किसको देगी, राज्य सरकार किसको देगी, स्थानीय स्वशासी निकायों यानी पंचायती राज को देगी। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग थी, यानी सत्ता में किस तरीके से भागीदारी करेंगे। अच्छा, गांव में स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज कहा गया है और शहरों में इसे नगर पालिका के नाम से जाना गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर संघवाद का पूरा होता है, और मैंने बहुत हद तक इस चैप्टर को पूरे फ्लो चार्ट के ज़रिए आपको समझाया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूँगी ऑडियो के द्वारा। थैंक यू स्टूडेंट्स।